नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम आपके सामने डेली समसामयिकी विषयों का समसामयिकी की न्यूज़ आपके सामने लाते हैं ताकि आपको करंट अफेयर की जो तैयारी है यूपीपीसीएस या और जो अन्य एग्जाम होते हैं उसको आप पूरा समसामयिकी के प्रश्नों को कर सकें। उसी सीरीज में हम प्रीलिम डोज आपके सामने रखते हैं और आपको एक तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग लगे रहिए, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो आज की देखते हैं प्रीलिम डोज में क्या न्यूज़ है। तो पहला है प्रोजेक्ट सीबर्ड। प्रोजेक्ट सीबर्ड क्या है? भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है जो कि अभी हाल ही में माननीय श्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका निर्माण करने की बात की गई है। राजनाथ सिंह ने उसका उद्घाटन किया और निर्माण करने की बात की, जो कि पश्चिमी तट पे कारवार जो है कर्नाटक में है, एक नौसैनिक अड्डा बनाने की बात की जा रही है। कहाँ पे? कारवार में। अब पूरा जो है सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। अगर ये जब निर्माण हो जाएगा तो इस नौसैनिक जो अड्डा पूरा जब बन जाएगा तो ये क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। और जो स्वेज नहर है कि पूर्व में सबसे बड़ा नौसैनिक हवाई अड्डा बन जाएगा, यानी पूरे एशिया महाद्वीप में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। तो एक पूरे पश्चिमी तट को कवर करेगा और एक कहाँ पे? कारवार जो है कर्नाटक में इसका अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। तो ये रही न्यूज प्रोजेक्ट सीबर्ड के अंतर्गत क्या है, समझ गए होंगे। भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा क्या है? परियोजना है। नौसैनिक अड्डा जो बनाया जाएगा ये जो है इसमें क्या हो जाएगा? पूरा होने के बाद भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगली न्यूज देखते हैं क्या है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020। स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है 2020 की घोषणा की गई है। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 की घोषणा की जा चुकी है। एक किसके अंतर्गत आता है? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आता है। आपने देखा होगा कि भारत में जो है जब से 2014 में एनडीए की सरकार बनी थी तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई थी कि 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। उसी के अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट चलते हैं जो कि 2015 में शुरू किया गया था और 3 परियोजनाएं जो हैं अब 6 साल पूरी कर चुकी हैं 25 जून को। तो उसी के उपलक्ष्य में जो अवार्ड दिया गया है इसकी बात कर लेते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड के अंतर्गत जो अवार्ड दिए गए हैं उसमें यूपी जो है प्रथम स्थान पे बना है, यानी यूपी जो है उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे है, एमपी मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। अच्छा, इस अवार्ड में क्या क्या मानक होते हैं? इसमें सामाजिक पहलू को ध्यान दिया जाता है, शासन गवर्नेंस को ध्यान दिया जाता है, शहरी पर्यावरण को ध्यान दिया जाता है, स्वच्छता को ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, जल और शहरी गतिशीलता क्या है, सारी चीज़ों को मानक के आधार पर ये जो है अवार्ड्स को तैयार किया जाता है कि कौन इसमें बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। उसी के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु जो है तीसरे स्थान पर है बच्चों। ठीक है, और भी इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। समग्र प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको दिया गया है? सूरत कहाँ पे है बच्चों? सूरत जो है गुजरात में है, आपको पता ही हाँ, सूरत जो है गुजरात में है। और इंदौर ने जीता है। सूरत और इंदौर ने इस पुरस्कार को जीता है। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आपको पता होगा कि इंदौर जो है स्वच्छ शहर के मामले में भी लगातार अपना कंटिन्यूटी बनाया हुआ है, सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, यानी प्रथम स्थान पर इंदौर स्वच्छ शहर के मामले में प्रथम स्थान पर रहता है ये भी इंदौर। ठीक है, चलिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित पुरस्कार किसको दिया गया है? चंडीगढ़ को दिया गया है। ये प्रश्न पूछे जाने की बार संभावना है क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आप पिछले वर्षों के प्रश्न उठा कर देख लीजिए, सिटी के मामले में अधिकतर पूछा जाता है, स्वच्छता के मामले में या स्मार्ट सिटी के मामले में प्रश्न बार बनते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। समग्र प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सूरत और इंदौर ने जीता है। ठीक है, चलिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार किसको मिला है? चंडीगढ़ को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार मिला है। चंडीगढ़ को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए तिरुपति ने नगरपालिका स्कूलों के लिए स्वास्थ्य बेंचमार्क का पुरस्कार जीता है। तिरुपति ने क्या किया है? नगरपालिका जो स्कूलों हैं उसके स्वास्थ्य के यानी जो वहाँ पे हेल्थ सिस्टम है उसके मामले में तिरुपति ने नगरपालिका मामलों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य बेंचमार्क पुरस्कार जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर ने सामाजिक रूप से स्मार्ट भुवनेश्वर के लिए पुरस्कार जीता है। भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। भुवनेश्वर कहाँ पे है?
उड़ीसा में ने सामाजिक रूप से स्मार्ट भुवनेश्वर के लिए पुरस्कार जीता है। यानी सामाजिक रूप से उसने अच्छा काम किया। भुवनेश्वर जो उड़ीसा का एक शहर है, यानी उड़ीसा की एक राजधानी, उड़ीसा की राजधानी भी कहाँ पे है, भुवनेश्वर में है। तो उसने सामाजिक रूप से स्मार्ट भुवनेश्वर के लिए पुरस्कार जीता। चलिए एक और पुरस्कार इसी के अंतर्गत दिया जाता है, स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड। स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड ये कहाँ किसको दिया गया है, इसमें 3 शहरों को लिया गया है, अहमदाबाद, दूसरा वाराणसी, तीसरा रांची। तो जान लेते हैं अहमदाबाद कहाँ पे है बच्चों, गुजरात में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी क्या हैं, सांसद हैं। तीसरा रांची झारखंड की राजधानी, आपको पता होगा। तो 3 शहर जो हैं स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड दिया गया, अहमदाबाद, वाराणसी, रांची। ध्यान से इसको देखिएगा, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछे जाने की अधिक संभावना रहती है। इसी के अंतर्गत शासन गवर्नेंस की श्रेणी में भी पुरस्कार दिया गया है। गवर्नेंस की श्रेणी में बड़ोदरा को प्रथम स्थान दिया गया है। बड़ोदरा ने प्रथम स्थान बनाया है, यानी शासन श्रेणी में बड़ोदरा ने क्या किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया। बड़ोदरा कहाँ पे है, गुजरात में। आपको पता होगा बैंक ऑफ बड़ौदा सुना होगा आपने, उसी। तो शासन यानी गवर्नेंस वहाँ का क्या अच्छा है, उस क्षेत्र में अच्छा काम किया उसने, इसलिए उसको प्रथम स्थान उसने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 पुरस्कार। एक लंबा टॉपिक है, इसमें से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग इसको गहराइयों से देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए बार बार। तो पहला तो यही पूछा जाएगा कि चूंकि आप लोग उत्तर प्रदेश का एग्जाम देंगे यूपीपीसीएस का, तो स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में शीर्ष स्थान पे कौन था, उत्तर प्रदेश। रिवाइज कर लेते हैं एक बार, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे। ठीक है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बार बार करें, नोट कर लीजिए, इसको समझने की कोशिश करिए। तो प्रश्न कई तरीके से कई सारे प्रश्न बनने की संभावना इसमें खास कर है, और 1 साल तक जितने भी प्रश्न मतलब एग्जाम होंगे उसमें जरूर पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको लगातार नोट कर लिया करिए, कंटिन्यू आप देखते रहिए इसको, वीडियो को पूरा, और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और गलत होने के भी चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और रिवाइज करते रहिए, लगे रहिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगली न्यूज़ है IIT दिल्ली से। अगली न्यूज़ क्या है बच्चों, IIT दिल्ली से है। IIT दिल्ली, IIT दिल्ली से क्या है अगली न्यूज। IIT दिल्ली से क्या है, IIT दिल्ली ने क्या किया, कोविड-19 के लिए कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी RAT इसको बोलते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट जो किट होती थी कोविड-19 की जांच के लिए, उसने पूरी तरीके से क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। IIT दिल्ली ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जो होती है उसको क्या कर लिया, बना लिया है, और पूरी तरीके से सारी जो उसमें कच्चे मटेरियल है, यानी जो भी मटेरियल उसमें लग रहे हैं, पूरी तरीके से जो डेवलप हो रहे हैं, सारी चीज़ें आंतरिक जो भी इसमें संसाधनों का प्रयोग हो रहा है, पूरी तरीके से IIT दिल्ली के द्वारा ही उसमें तैयार करके यानी विकसित किया गया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किसने विकसित किया है, IIT दिल्ली ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज क्या है, साजन प्रकाश क्यों न्यूज में, जान लेते एक बार। साजन प्रकाश जी जो हैं एक तैराकी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अभी क्या किया है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक के लिए क्या किया है, जो टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है, टोक्यो जापान में ओलंपिक होने वाला, आप लोगों को पता होगा, ये भारत की तरफ से क्या किया है, ओलंपिक के लिए इन्होंने क्या किया, क्वालिफाई कर लिया बच्चों। तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया, और पहले भारतीय तैराक बन गए, यानी तैराकी की श्रेणी में पहले भारतीय तैराक जो है भारतीय तैराक बन गए हैं, क्योंकि अभी तक इस तैराकी की श्रेणी में कोई भी क्वालिफाई नहीं करता था भारत की ओर से, तो पहले भारतीय तैराकी बन चुके हैं। ठीक है, अभी आपको पता होगा टोक्यो कहाँ पे, जापान में है, वहाँ पे ओलंपिक होने वाला है, तो वहाँ पे लिस्ट तैयार की जा रही है, यानी उसके लिए क्वालिफाइंग जो मानक होते हैं, जो क्वालिफाई करने का कैटेगरी होता है, जिसको भेजा जाता है, जो कैटेगरी में जो भी मानक फार्मूले तय किए गए उस आधार पे लिस्ट जारी होती है, उसमें कुछ मानक है कि कौन कैसे निकलेगा, तो उसके आधार पर जो है साजन प्रकाश जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्या किए हैं,
क्वालिफाइंग कर चुके हैं और वो पहले भारतीय तैराकी बन गए हैं। अब इनके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। ये जो है केरल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के। और जो 2015 में जो केरल में राष्ट्रीय खेल हुआ था, जो 2015 में जो भारत में राष्ट्रीय खेल केरल में जो हुआ था, उसमें इन्होंने 6 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते थे। 6 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते थे। तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि साजन प्रकाश किससे जुड़े हुए हैं? तैराकी से जुड़े हुए हैं और इन्होंने 2015 में 6 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीता है। ठीक है, ये रही न्यूज आज की। तो इनके बारे में जाना, क्योंकि खेल से प्रश्न बनते हैं, स्वाभाविक है, आना लाजमी है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए और लगे रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर किया करिए। अगर आपको लगे कि जरा भी इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लिया करिए। हो सकता है कोई कमी हो या कुछ छूट जा रहा हो तो उसको पूछा करिए, हम उसको पूरी बेहतर कोशिश करेंगे दूर करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। ठीक है, मिटा दें? ठीक है। मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन। मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन। मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों से भारत में जो है मोटापे की समस्या बढ़ रही है। खासकर शिशु बच्चों में, जो जन्मजात बच्चे हो रहे हैं उनमें 5 वर्ष के अंतर्गत बहुत इतने मोटे हो जा रहे हैं कि उनके बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं। तो मोटापे की समस्या क्या है? बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो नीति आयोग द्वारा क्या किया गया है? मोटापे पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है और नीति आयोग ने एक बहुत बड़ी बात कही है मोटापे के लिए। और एक बार जान लेते हैं इसको, ये किसके लिए होता है? मातृत्व के लिए। जो मातृ बच्चे होते हैं, किशोर छोटे बच्चे जो होते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत तेज़ी से लोग मोटापे से, बचपन में मोटापा हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्या है? मोटापे। तो इसलिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है। नीति आयोग के बारे में आप लोगों को पता होगा। अच्छा, एक बार और जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग 2015 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग। जब से नीति आयोग बना है बहुत सारे थिंक टैंक का काम करता है, बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो नीति आयोग ने क्या कहा? एक बहुत बड़ी बात किया है कि मोटापा जो है, नीति आयोग ने क्या कहा? मोटापे को मौन महामारी बताया। मोटापे को क्या बताया? मौन महामारी, यानी साइलेंट एपिडेमिक बताया। मोटापे को क्या बताया? साइलेंट एपिडेमिक बताया। मोटापे को क्या बताया? साइलेंट एपिडेमिक। किसने बताया है? नीति आयोग ने मोटापे को इस सम्मेलन में क्या बताया कि मोटापा जो है एक साइलेंट एपिडेमिक है, यानी मौन महामारी है। बहुत बड़ी बात बोली। अभी आपने देखा होगा कोरोना को महामारी घोषित किया, जिसमें बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं? जान गंवा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोटापा होने से क्या हो रही है? बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जीवन का भी क्षति होने की संभावना है, मृत्यु हो सकती है। अब बचपन में ही बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक नीति आयोग ने इसको मौन महामारी बताया। इसके लिए बहुत सारे उपाय बताने की कोशिश की है। अब एक सर्वे हुआ है, व्हाट इंडिया इट्स सर्वे के अनुसार बताया गया कि भारत के शहरी जो सिटी में रहते हैं, प्रतिदिन लगभग शहरी वाले लोग प्रतिदिन क्या करते हैं? लगभग 51.6 फैट, यानी वसा क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। 51.6 ग्राम वसा का इस्तेमाल करते हैं। और ग्रामीण लोग जो हैं, क्योंकि पता ही होगा कि फैट से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बताया गया कि 36 ग्राम प्रतिदिन क्या करते हैं? वसा का इस्तेमाल करते हैं। ये एक रिपोर्ट बताया गया। रिपोर्ट के माध्यम से, रिपोर्ट आप मेंस में लिख सकते हैं। और ये भी बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में वसा का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको दूर करने की बात है। तो राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा किया गया है। क्या बताया गया? मौन महामारी बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ पे नज़र डालते हैं एक बार। अगली न्यूज़ क्या है? इजराइल से है। ठीक है, मिटा दें बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है इस बीच में,
तो दिक्कत होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें क्या करना भाई, तैयारी तो करनी पड़ेगी, ऊर्जा के साथ लगना है, कंटिन्यूटी बनानी है, करंट अफेयर तभी तैयार होगा। क्योंकि भाई हम आयोग का काम है परीक्षा कराना, हमारा काम है तैयारी करना। अगर हम तालमेल बैठा के नहीं चलेंगे तो ये मान सकते हैं कि भाई हम परीक्षा में पिछड़ जाएंगे और हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। और ये कंटिन्यूटी जो बनाता है उसी का सिलेक्शन होता है, क्योंकि आपको पता है कि लाखों में फार्म पढ़ते हैं और सिलेक्शन जो है 1000-1500 बच्चों का होता है। तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर करना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ इजराइल से। अगली न्यूज़ क्या है, इजराइल से। क्या न्यूज़ है, नज़र डालते हैं। एक नई मानव प्रजाति खोजी गई है। इजराइल में क्या किया गया, एक नई मानव प्रजाति की खोज की गई। नई मानव प्रजाति की क्या की गई है, की खोज की गई है। नई मानव प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पे, नेसेर रामला। नेसेर रामला। तो कभी कभी ऐसे प्रश्नों में पूछ देता है डायरेक्ट कि नेसेर रामला कहाँ पे है स्थित, कहाँ किस देश में है, कहाँ पे है, तो इजराइल में नेसेर रामला। इस स्थान पे खुदाई हुई है, इस स्थान पे खुदाई हुई है और यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं जिससे नई मानव प्रजाति की खोज की गई है। आपको पता होगा अब क्या मिला है यहाँ पे नेसेर रामला में क्या मिला है। यहाँ एक खोपड़ी बरामद हुई है, खोपड़ी बरामद हुई है, मानव की खोपड़ी बरामद हुई है। और जो बताया गया है कि ये होमोसेपियंस होमो आबादी का होमो जो सेपियंस है उस कैटेगरी से खोपड़ी मिलती है। ये खोपड़ी जो हम लोग मानव क्या है, होमो कैटेगरी के भी आते हैं, तो उसका एक प्रतिनिधि एक खोपड़ी जो मिली है खुदाई के दौरान, ये उसी से मिलती जुलती है। तो कहीं ना कहीं एक नई प्रजाति की बात कर रहे हैं। अनुमान लगाया गया कि ये लगभग 4,20,000 ईसा पूर्व से 1020 ईसा पूर्व की बात की एक खोपड़ी है। 4,20,000 ईसा पूर्व से लगभग 1020। हालांकि आपको पता होगा कि मानव के बारे में बहुत एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन हम इतिहास से ही जानकारी लेते हैं। तो आपको ये भी इस और बहुत सारी चीज़ क्या क्या खोज हुई है, जो वहाँ पे पुरातात्विकविद होते हैं वो लोग क्या क्या खोज किए हैं। खोपड़ी के टुकड़े को खोज, खोपड़ी हो गई ठीक, और दूसरा क्या किए हैं, एक दाहिना पार्श्व का भी मिला है, दाहिना पार्श्व का। इसके आधार पे बताया गया कि कहीं ना कहीं एक नई मानव प्रजाति है। और इसमें जबड़ों की भी खोज हुई है, जबड़े जो हैं जबड़े की भी खोज हुई है ठीक। इसके साथ ही इसमें ये भी इसको भी बताया गया कि 4,20,000 से 1,20,000 जो है विश्लेषण से डाटा कलेक्ट करने के बाद पता चला कि इतना ईसा वर्ष ये पुराना है। और इसमें जो है और ये भी बताया गया है कि जो न तो जो मानव की जो हमारी प्रजाति है होमोसेपियन, जो होमोसेपियन आपके लोग जानते हैं, होमोसेपियंस और होमोसेपियंस और निएंडरथल जो होमोसेपियन और निएंडरथल है उससे बिल्कुल ही क्या है, अलग है। इन दोनों की तुलना में और ये भी बताया गया जो हमारी मानव प्रजाति है इन दोनों की कैटेगरी की, उसकी तुलना में इसकी हड्डी भी क्या है, काफ़ी हद तक मोटी है। ये सारी चीज़ों का क्या हुआ है, खोज हुई है। इसकी हड्डी भी क्या है, मोटी है ठीक। और क्या क्या कहा गया है, और जो है इसी जगह पे जानवरों की हड्डियों को भी खुदाई की गई, जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। और क्या मिला है, और यहाँ पे नेसेर रामला में ही हिरण, कछुआ, सुअर और शुतुरमुर्ग की प्रजातियों का शिकार भी मिला गया है। तो इन आधार पे कहा गया है कि इन सारे आधारों के बताया गया कि ये जो है नई मानव प्रजाति की खोज है एक तरह से ठीक है। लेकिन हम इस पर ज़्यादा हमारे भी काम की बातें क्या कि आपको पता है कि प्राचीन हिस्ट्री में जैसे हम पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें वहाँ से भी पूछा जाएगा, इतिहास में भी पूछने की संभावना है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानना है करंट की दृष्टि से नेसेर रामला जो खुदाई हुई है मानव प्रजाति की वो कहाँ पे है, किस देश में है, इजराइल में की गई। सबसे मेन क्वेश्चन यही है, इसको याद रखिए। बाकी आपको प्री की दृष्टि से यही पूछा जाएगा, इतिहास में पूछने की संभावना रहती है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। लगे रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू बनाए रखिए। अगर आपने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो वीडियो को पूरा देखा करिए शुरू से अंत तक। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ऊर्जा के साथ लगिए, खूब तैयारी कीजिए, खूब मेहनत करिए। चलिए दोस्त, धन्यवाद।